अरे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन। आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणी परिवर्धन। कुछ मुख्य पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो भ्रूण विज्ञान के पिता, एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। और प्री फार्मेशन सिद्धांत को किसने दिया था? प्री फार्मेशन सिद्धांत को मेलपेगी और ल्यूवेनमैन ने दिया था। प्री फार्मेशन सिद्धांत जो है मेलपेगी और ल्यूवेन हॉक ने दिया था। मेलपेगी और ल्यूवेन हॉक ने प्री फार्मेशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार कि संपूर्ण जो है मानव में क्या होता है, युग्मक जो बनते हैं। जब युग्मक बनते हैं, युग्मक में पूर्ण निर्मित संपूर्ण जंतु सूक्ष्म रूप में रहता है। जो युग्मक मेल फीमेल युग्मक बनते हैं, युग्मकों में मेल और फीमेल में दोनों जो है जब समाहित होते हैं, उनमें उनके पूरे गुण विद्यमान रहते हैं। यह प्री फार्मेशन सिद्धांत में बताया गया। और इसे क्या कहते हैं? प्री फार्मेशन सिद्धांत में बताया गया, लेकिन इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसे होमोंकुलस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होमोंकुलस कहते हैं। जबकि प्री फार्मेशन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत क्या है? प्री फार्मेशन सिद्धांत होता है कि भ्रूण में, मतलब युग्मक में, गैमेट में ही संपूर्ण जंतु का सूक्ष्म रूप होता है। यह प्री फार्मेशन सिद्धांत किसने दिया था? मेलपेगी और ल्यूवेनहॉक ने दिया था। अगला पॉइंट है कि बायोजेनेटिक नियम। बायोजेनेटिक नियम या पुनरावृत्ति का नियम क्या है? बायोजेनेटिक लॉ जो होता है, बायोजेनेटिक लॉ में ये होता है कि भ्रूण विज्ञान की अगर हम स्टडी करते हैं, उसमें जो होता है सभी इंडिविजुअल, जैसे कार्डेड के नॉन कार्डेड, जितने भी कार्डेड इंडिविजुअल हैं, उनमें सभी का भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, बायोजेनेटिक लॉ में यही बताया जाता है कि सभी का एम्ब्रियो का जो कैरेक्टर होता है, एम्ब्रियो भ्रूण एक समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? एक समान दिखाई देते हैं। इसी को बायोजेनेटिक नियम कहते हैं या पुनरावृत्ति का सिद्धांत करते हैं। अर्नेस्ट हैकेल ने इस नियम को दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने इस नियम को दिया था। बायोजेनेटिक लॉ या पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। उसके अनुसार कि सभी इंडिविजुअल जो कार्डेट में है, सभी के क्या एम्ब्रियो जो नॉन कार्डेट और कार्डेट के हैं, सभी के एम्ब्रियो जो होते क्या होते हैं? एक समान होते हैं। और बाद में कैरेक्टर में क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन एम्ब्रियो का समानता दिखाई देती है। इसी को बायोजेनेटिक नियम कहते हैं या पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अगले पॉइंट की बात हम करेंगे तो जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया गया? जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? अगस्त बीजमान ने दिया था। जर्म प्लाज्म जीव द्रव सिद्धांत अगस्त बीजमान ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगस्त बीजमान ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया। अगस्त बीजमान जो थे जर्म प्लाज्म थ्योरी या जीव द्रव्य सिद्धांत को दिया था। किसने दिया था? अगस्त बीजमान ने। और जर्म प्लाज्म थ्योरी में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांसमिटेड किया जाता है सेक्सुअली या सोमैटिक विधियों के द्वारा। जब ट्रांसमिट होते हैं तो इसी को जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। जब जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेक्सुअली और सोमैटिक विधि से ट्रांसमिट किए जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाते हैं? जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी को देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? अगस्त बीजमान थे। कौन थे? अगस्त बीजमान थे। अगला पॉइंट है फ्रेडरिक वाल्फ जो थे वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक वाल्फ जो वैज्ञानिक थे, एपीजेनेटिक सिद्धांत दिए थे। उन्होंने क्या किया? एपीजेनेटिक सिद्धांत को दिया था। एपीजेनेटिक सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक वाल्फ जो थे एपीजेनेटिक सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक थे। तो एपीजेनेटिक सिद्धांत या एपीजेनेटिक थ्योरी को किसने दिया था? एपीजेनेटिक सिद्धांत को फ्रेडरिक वाल्फ ने दिया था। अब हम लोग समझ लें कि एपीजेनेटिक सिद्धांत है क्या चीज़। एपीजेनेटिक सिद्धांत प्यारे दोस्तों, इसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। यह ऐसा सिद्धांत है तो जो भ्रूण से संबंधित है, डेवलपमेंट बायोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पे क्या होता है? जैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर और इन्वायरमेंट के इफेक्ट से चेंज द जीन का वर्क या जीन की स्ट्रक्चर, जीन के चेंजिंग हो जाती है, जीन के वर्क में चेंजिंग हो जाती है, तो वो चीज़ें जो क्या कहलाती है? एपीजेनेटिक्स कहलाती है। जैसे इन्वायरमेंट और जैव विकास इसी के द्वारा हुआ है। जैव विकास अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट और बिहेवियर के द्वारा जो जैव परिवर्तन हुआ है, तो जो जैव विकास हुआ है चेंजिंग जीन में हुआ। उन्हीं के चेंजिंग के द्वारा जीन में चेंजिंग हुई। किसके द्वारा? बिहेवियर और एनवायरनमेंट के द्वारा जीन में चेंजिंग हुई। और इसी को क्या कहते हैं? एपीजेनेटिक्स कहते हैं। एपीजेनेटिक सिद्धांत को फ्रेडरिक वाल्फ ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक वाल्फ ने दिया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं विल्हेल्म रॉक वैज्ञानिक थे।
उन्होंने मोजाइक थ्योरी दिया था। मोजाइक सिद्धांत को दिया था। अब हम लोग मोजाइक सिद्धांत के विषय में समझते हैं। तो मोजाइक सिद्धांत क्या है? मोजाइक सिद्धांत में स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च, मोजाइक सिद्धांत में जो है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च का हम स्टडी करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? मोजाइक सिद्धांत के द्वारा। मोजाइक सिद्धांत को किसने दिया था? विल्हेल्म विल्हेल्म राक ने मोजाइक सिद्धांत को दिया था। मोजाइक सिद्धांत क्या है? स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंपनी, तो कंपनी का वैल्यू। मोजाइक सिद्धांत प्यारे दोस्तों, मोजाइक थ्योरी जो होता है, अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखी जाए तो मोजाइक थ्योरी जो होता है क्या बताता है? सेल का सेपरेशन बताता है हेरिडिटरी मटेरियल के साथ। जब सेल हेरिडिटरी मटेरियल के साथ सेपरेट होती है डिफरेंट अमाउंट डाटर सेल में, मतलब डाटर सेल में डिफरेंट अमाउंट में जो है हेरिडिटरी मटेरियल का सेपरेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मोजाइक थ्योरी कहा जाता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी मोजाइक थ्योरी क्या है? मोजाइक थ्योरी में सेल सेपरेशन, हेरिडिटरी मटेरियल को सेपरेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोजाइक थ्योरी कहलाती है। मोजाइक सिद्धांत को किसने दिया था? हेल्मेंस रॉक्स ने दिया था। हेल्मेंस रॉक्स ने मोजाइक सिद्धांत को दिया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला सिद्धांत किसने दिया था? अगला सिद्धांत हो हैंस ड्रिस वैज्ञानिक थे। उन्होंने रेगुलेटिव थ्योरी को हैंस ड्रिस ने रेगुलेटिव सिद्धांत को दिया था। रेगुलेटिव थ्योरी को दिया था। रेगुलेशन थ्योरी जो हैंस ड्रिस ने दिया था। रेगुलेटिव सिद्धांत को जो हैंस ड्रिस ने दिया था। रेगुलेशन डेवलपमेंट जनरली डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेस्टोलॉजी, जब ग्रेस्टुलेशन का डेवलपमेंट होता है, जो इनमें परिवर्तन होता है, जब उसका स्टडी किया जाता है तो उसे रेगुलेटिव सिद्धांत बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? रेगुलेटिव सिद्धांत को हेनस्ट्रिस ने दिया था। ग्रेस्टुलेशन के बाद जो परिवर्तन होते हैं उसका स्टडी करना क्या कहता है? किस में आता है? रेगुलेटिव थ्योरी में आता है। रेगुलेटिव थ्योरी में उसमें जब ग्रेस्टुलेशन हो जाता है, ग्रेस्टुलेशन के बाद जो परिवर्तन होते हैं उसे रेगुलेटिव सिद्धांत में रखा जाता है। स्पीमान और मैन गोल्ड ने ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा दी। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत दिया। स्पीमान और मैन गोल्ड ने ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत दिया। ऑर्गेनाइजर की अवधारणा जो थी, थ्योरी जो था, अवधारणा जो है, ऑर्गेनाइजर की अवधारणा जो है, इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो से किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है अंगों का, तो एम्ब्रियो से अंगों का डेवलपमेंट हो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजर की अवधारणा किसने दिया था? स्पीमान और मैन गोल्ड ने दिया था। स्पीमान तब मैन गोल्ड ने दिया था। प्यारे दोस्तों, अब कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी है क्या। जो डेवलपमेंट बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, भ्रूणी परिवर्तन पढ़ते हैं, इनमें क्या पढ़ा जाता है डेवलपमेंट बायोलॉजी में? तो डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है? परिवर्तन विज्ञान, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्तन विज्ञान कहते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं परिवर्तन विज्ञान में कहते हैं। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऑन्टोजीनी, व्यक्तिवृत्त और ब्लास्टोजेनेसिस को सम्मिलित किया जाता है। ऑन्टोजीनी और ब्लास्टोजेनेसिस को सम्मिलित किया जाता है, उसे डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। व्यक्तिवृत्त, ऑन्टोजीनी और ब्लास्टोजेनेसिस को सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, परिवर्तन विज्ञान में व्यक्तिवृत्त, ऑन्टोजीनी मतलब एक विशेष व्यक्ति में जैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट जो होता है, मोरल डेवलपमेंट व्यक्ति का होता है, वो ब्लास्टोजेनेसिस प्रक्रिया के साथ सम्मिलित रूप से होता है। ब्लास्टोजेनेसिस जब क्रिया होती रहती है, उस समय जब सम्मिलित रूप से डेवलपमेंट होता है, उसी को परिवर्तन विज्ञान कहते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। मतलब ब्लास्टोजेनेसिस जो क्रिया होती है, ग्रेस्टुलेशन, फिर ब्लास्टुलेशन जो क्रिया ये सब चलती रहती हैं, उन्हीं के साथ फिजिकल, साइकोलॉजिकल सारे डेवलपमेंट जब उसमें होते रहते हैं, इसी को डेवलपमेंट बायोलॉजी बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी को डेवलपमेंट बायोलॉजी बोला जाता है। ऑन्टोजीनी किस में पाया जाता है? ध्यान दीजिए, ऑन्टोजीनी जो होता है लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, ऑन्टोजीनी उन्हीं में पाया जाएगा जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और ब्लास्टोजेनेसिस क्रिया होती है। ऑन्टोजीनी जो है लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस से लेकर शिशु, इन्फेंट या लार्वा बनने तक सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, गैमेटोजेनेसिस से लेकर ऑन्टोजीनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्टोजीनी में डेवलपमेंट बायोलॉजी है। ऑन्टोजीनी में जो है गैमेटोजेनेसिस से लेकर
इन्फेंट लार्वा मतलब इन्फेंट या लार्वा बनने तक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लार्वा बनने तक की सभी अवस्थाओं का जब स्टडी करते हैं उसे डेवलपमेंट बायोलॉजी में आता है, ब्लास्टोजेनेसिस में आता है। पूर्ण इसे भ्रूणी परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर इसको समाहित रूप से कर दिया जाए तो डेवलपमेंट बायोलॉजी हम कहते हैं, परिवर्तन विज्ञान कहते हैं। ऑन्टोजिनी व्यक्तिवृत्त और ब्लास्टोजेनेसिस दोनों मिला दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परिवर्तन विज्ञान, डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो व्यक्तिवृत्त ऑन्टोजिनी जो होता है वो ये भी बताता है कि युग्मक जनन से लेकर शिशु के लार्वा तक की जो स्टडी हम करते हैं ऑन्टोजिनी में आता है। किसमें आता है? ऑन्टो अध्ययन किया जाता है, मतलब ऑन्टोजिनी में अध्ययन किया जाता है। इसमें सारी प्रभाव पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल जो इसमें पड़ते हैं, सारे इफेक्ट पड़ते हैं। और पूर्व में इसे भ्रूणी परिवर्धन कहते थे। पूर्व में इसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता था। ऑन्टोजिनी में निम्न प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। जो युग्मक जनन से लेकर शिशु लार्वा तक अवस्था आती है उनमें निम्न प्रावस्थाएं, छोटी छोटी प्रावस्थाएं से गुजरना पड़ता है। छोटी छोटी प्रावस्थाएं क्या है? देखिए, जब युग्मक जनन होता है गैमेटोजेनेसिस से लेकर, युग्मक का फॉर्मेशन से लेकर शिशु के लार्वा तक बनने, शिशु या लार्वा तक बनने की प्रक्रिया जो होती है उनमें निम्न प्रावस्थाएं पाई जाती है, निम्न स्टेज आते हैं। उन स्टेज की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला स्टेज आता है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें युग्मक के बनने की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस में किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी करते हैं युग्मक के बनने की प्रक्रिया। मेल और फीमेल गैमेट जो बनते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जो बनते हैं, उनका स्टडी जब करते हैं तो उसे गैमेटोजेनेसिस में करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टडी किया जाता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में सबसे पहले युग्मक जनन का स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम सबसे ऑन्टोजिनी में सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? जो किसका स्टडी करेंगे? गैमेटोजेनेसिस का स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में क्या आता है? अंडाणु का बनना और शुक्राणु का बनना, किस प्रकार से बनते हैं इसका स्टडी करते हैं। अब जब ये बन जाते हैं तो इनमें निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्रिया दूसरा स्टेज है। दूसरा स्टेज इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फिर तीसरा स्टेज क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है क्लीवेज होता है। क्लीवेज मीन्स विदलन। इसमें मोरूला निर्माण और ब्लास्टुला निर्माण की अवस्था सम्मिलित है। मोरूला बनता है, फिर मोरूला से क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। इसी को क्लीवेज कहा जाता है। मोरूला बनता है, सेल का मास बनता है, इसे मोरूला कहते हैं। फिर ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ये क्लीवेज में आता है, विदलन में आता है। विदलन में दो स्टेज आती हैं। विदलन में क्लीवेज में दो स्टेज आती है, मारूला और ब्लास्टुला। उसके बाद ग्रेस्टुला भवन आता है, ग्रेस्टुलेशन आता है। इनमें ब्लास्टोमियर्स मार्फोजेनेटिक विस्थापन गतियाँ करते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, ब्लास्टोमियर की जो सेल होती है मार्फोजेनेटिक, उनमें गतियाँ पाई जाती हैं। भ्रूण 2 या 3 जनन स्तर बन जाते हैं। ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है? भ्रूण में 2 या 3 जनन स्तर बन जाते हैं और आर्केंट्रान गुहा का निर्माण होता है। और क्या बनता है? आर्केंट्रान गुहा का निर्माण होता है। ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है? ब्लास्टोमियर का मार्फोजेनेटिक विस्थापन, उनकी सेल में गतियाँ पाई जाती है, मार्फोजेनेटिक गतियाँ पाई जाती हैं। अब क्या होता है? भ्रूण में 2-3 जनन स्तर बन जाते हैं, 2 या 3 जनन स्तर बन जाते हैं। आर्केंट्रान की गुहा बन जाती है। आर्केंट्रान की गुहा किसमें पाई जाती है? ग्रेस्टुलेशन में पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों। तो ग्रेस्टुलेशन के बाद जब उनमें जनन स्तर बन जाते हैं, 2 या 3 जनन स्तर बन जाते हैं, उसके बाद क्या है? पांचवा कंडीशन क्या आता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, अंग निर्माण होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, अंग का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इनमें विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती हैं। पांचवा स्टेज होता है। छठा स्टेज क्या होता है? वृद्धि, ग्रोथ पाई जाती है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था के अंगों के परिमाण, जो अंग बनते हैं उनके परिणाम में जो है वृद्धि होती है। वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। कोशिकाओं के विभाजन द्वारा में क्या होती है? ग्रोथ पाई जाती है। फिर डिफरेंटिएशन होता है। वृद्धि के बाद क्या होता है? विभेदन, डिफरेंटिएशन, अंगों में क्या है? विभेदन होता है। इसके अंदर विभिन्न अंगों के प्रारंभिक रचनाओं में कोशिकी संरचनात्मक और क्रियात्मक विभेदन होता है। कोशिकी संरचना स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक विभेदन होता है। सभी में क्या होता है? कोशिकी संरचनात्मक और क्रियात्मक विभेदन होता है। जैसे हार्ट के अलग होगा काम, लंग्स का अलग होगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? डिफरेंटिएशन पाया जाता है। कोशिकी संरचनात्मक और कार्यात्मक विभेदन होता है, जिसमें विभिन्न उत्तक अंगों के कार्य विशेष करने की क्षमता, विशेष कार्य करने की उनमें क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एक ऊतक दूसरे से भिन्न हो जाता है। एक ऊतक दूसरे से क्या होता है? तो वृद्धि के बाद डिफरेंटिएशन आता है, जिसमें एक ऊतक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंस हो जाते हैं।
तो डिफरेंटिएशन के बाद क्या आता है? कायांतरण। प्यारे दोस्तों, डिफरेंटिएशन के बाद क्या आता है? कायांतरण। कोशिकीय संरचनात्मक और कार्यात्मक विभेदन के बाद उनके ऊतकों में विशेष कार्य करने की क्षमता जो विकसित होता है, अलग अलग ऊतकों में अलग अलग कार्य करने की क्षमता, अंग होते हैं, अलग अलग ऊतक होते हैं, उनमें अलग कार्य करने की क्षमता हो जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? ये ऊतक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं। तो इसी को डिफरेंटिएशन कहते हैं। तो अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे जिनमें कार्य एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, यही क्या है? डिफरेंटिएशन होता है। अब आता है 8वां पॉइंट, होता है मेटामार्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण क्या चीज़ है? जिन जंतुओं में लार्वा का विकास होता है, जिन जंतुओं में लार्वा का विकास होता है उनमें कायांतरण पाया जाता है। उनमें क्या कायांतरण पाया जाता है? कायांतरण में निम्न दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। कायांतरण में निम्न दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। कायांतरण क्रिया क्या है? कायांतरण क्रिया क्या है? जिन जंतुओं में लार्वा का विकास होता है उनमें कायांतरण पाया जाता है। देखिए, लार्वा बनेगा तो भाई एडल्ट बनेगा ही, लार्वा बनेगा तो एडल्ट बनेगा है। एडल्ट बनने और लार्वा के बीच में जो क्रियाएं होती हैं वह कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटामार्फोसिस कहलाता है। आपसे कभी पूछा जाए मेटामार्फोसिस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? लार्वा से लेकर एडल्ट तक बनने में जो क्रियाएं, जो परिवर्तन होता है उसी को हम मेटामार्फोसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, मेटामार्फोसिस क्या है? लार्वा से लेकर एडल्ट तक बनने में जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मेटामार्फोसिस कहते हैं। एक क्रियाएं दो, एक मतलब कायांतरण में जो होता है, निम्न दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। दो क्रियाएं साथ साथ हो सकती हैं, साथ साथ चलती हैं, दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। देखिए देखिए, कौन कौन सी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं? दो क्रियाओं का नाम हमें मालूम करना है। हिस्टोलाइसिस, हिस्टोलाइसिस से क्रिया होता है। दूसरी क्रिया होता है हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोलाइसिस, हिस्टोलाइसिस मतलब होता है, मतलब हिस्टोलॉजिकल मतलब अंगों का विनाश। हिस्टोलाइसिस, लाइसिस लाइसिस मीन्स खत्म करना। हिस्टोजेनेसिस माने उत्पन्न होना, नए अंग बनना, और जो पुराने लार्वा के समय के अंग थे उनका विनाश होना हिस्टोलाइसिस कहलाता है। लार्वा के समय के अंगों का विनाश होना हिस्टोलाइसिस कहलाता है, पहला स्टेप है। हिस्टोजेनेसिस क्या है? वयस्क अवस्था के अंगों का विकास होना। लार्वा के अंगों का नष्ट हो जाना हिस्टोलाइसिस कहलाता है। पुनः उसी स्थानों पे वयस्क अवस्था के अंगों का विकास होना, बिना विकास होना हिस्टोजेनेसिस कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोलाइसिस क्या है? हिस्टोजेनेसिस क्या है? हिस्टोलाइसिस में क्या होता है? लार्वा के समय मेटामार्फोसिस क्रिया में एक ये दो क्रियाएं घटित होती हैं। मेटामार्फोसिस आपने जाना कि लार्वा से लेकर एडल्ट तक बनने में जो परिवर्तन होते हैं उसे मेटामार्फोसिस कहते हैं। और मेटामार्फोसिस दो स्टेप में होता है। हिस्टोलाइसिस मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों स्टेप क्या है? साथ साथ चलते हैं। हिस्टोलाइसिस क्या होता है? लार्वा काल के अंगों का विनाश होना। लार्वा के जो अंग होंगे वो धीरे धीरे हटते कम होते जाएंगे, लार्वा के अंगों का विनाश होगा, उसे हिस्टोलाइसिस कहते हैं। पहला स्टेप है। हिस्टोजेनेसिस, इसी के साथ हिस्टोलाइसिस के साथ हिस्टोजेनेसिस भी चलता रहता है। वयस्क अवस्था के अंगों का विकास होना हिस्टोजेनेसिस कहलाता है। तो हिस्टोजेनेसिस जो है वयस्क के अंगों का विकास होना हिस्टोजेनेसिस कहलाता है। अब नवा स्टेप आता है प्यारे दोस्तों। नवा स्टेप क्या कहता है? नवा स्टेप रीजनरेशन, क्षतिग्रस्त अंगों का पुनः निर्माण। जो क्षतिग्रस्त अंग हो गए हैं उनका पुनः निर्माण हो जाना, यही क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? आंटोजिनी, मतलब युग्मक जनन से लेकर शिशु तक बनने की प्रक्रिया को आंटोजिनी कहते हैं। ब्लास्टोजेनेसिस और आंटोजिनी को हम जब स्टडी करते हैं साथ साथ तो डेवलपमेंट बायोलॉजी होता है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम लोगों ने 9 स्टेप देखा। 9 स्टेप में क्या था? युग्मक जनन था पहला, फिर निषेचन होता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर ग्रस्टुला भवन होता है, ग्रस्टुलेशन की क्रिया होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, इसके बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद डिफरेंटिएशन होता है, विभेदन होता है, डिफरेंटिएशन के बाद क्या होता है? उसके बाद मेटामार्फोसिस होता है। क्या होता है? कायांतरण होता है। कायांतरण के बाद क्या होता है? हिस्टोलाइसिस होता है। कायांतरण के बाद हिस्टोलाइसिस, कायांतरण में दो क्रिया होती है, हिस्टोलाइसिस और हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोलाइसिस में लार्वा के अंगों का विनाश होना और उसी समय ही वयस्क अवस्था के अंगों का बनना हिस्टोजेनेसिस कहलाता है। तो कायांतरण में यही है कि लार्वा से एडल्ट तक मतलब लार्वा से जो है, लार्वा से एडल्ट तक विकास होने में जो अवस्थाएं घटित होती हैं, हिस्टोजेनेसिस में नए अंगों का विकास हो जाना। एडल्ट तक बनने में जो अवस्थाएं घटित होती हैं, लार्वा से एडल्ट तक बनने में जो अवस्थाएं घटित होती हैं उसे मेटामार्फोसिस कहते हैं। हिस्टोलाइसिस में क्या होता है? लार्वा काल के अंगों का विनाश। हिस्टोजेनेसिस में क्या होता है? वयस्क अवस्था के अंगों का विनाश, विकास। वयस्क अवस्था के अंगों का विकास होना हिस्टोजेनेसिस कहलाता है। ये दोनों क्रिया मेटामार्फोसिस में होती हैं। उसके बाद नवा कंडीशन क्या है? पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या होता है? रीजनरेशन, क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्निर्माण होना रीजनरेशन कहलाता है। इस प्रकार से डेवलपमेंट बायोलॉजी में इतने स्टेप है प्यारे दोस्तों, इनको स्टेपों को हमें पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए आंटोजिनी की पार्ट, दो
दो शब्दों, ये ऑन्टोजिनी में आता है। ये क्या आता है? ऑन्टोजिनी में आता है प्यारे दोस्तों। परिवर्धन डेवलपमेंट बायोलॉजी में ऑन्टोजिनी में आता है। अगर ब्लास्टोजेनेसिस की बात करें तो ब्लास्टोजेनेसिस और ऑन्टोजिनी को मिलाकर ही क्या बनता है? डेवलपमेंट बायोलॉजी बनता है। ब्लास्टोजेनेसिस क्या है कि ब्लास्टोजेनेसिस जो होता है अलैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऑन्टोजिनी जो होता है लैंगिक जनन में पाया जाता है और ब्लास्टोजेनेसिस अलैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में पाई जाती है। इनमें एक शारीरिक कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। एक शारीरिक कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन बट जो निकलता है, हाइड्रा में जो बट निकलता है उसके द्वारा नया इंडिविजुअल का बन जाना, ये क्या कहता है? ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ऑन्टोजिनी और ब्लास्टोजेनेसिस को जब हम मिला देते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा नए इंडिविजुअल बनते हैं। कैसे? अलैंगिक ब्लास्टोजेनेसिस के द्वारा और लैंगिक में ऑन्टोजिनी, व्यक्तिवृत्त में ऑन्टोजिनी। जब दोनों का सामूहिक रूप से हम स्टडी करते हैं उसी को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक संक्षिप्त परिचय लिया प्यारे दोस्तों, और उसमें कुछ वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत और नियम को देखा, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। यदि वीडियो आपको आपके सिलेबस या आपके एग्जाम्स के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जिससे कि और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि और भी वीडियो जो डाउनलोड होते रहें आपको चैप्टर वाइज आपको जुलॉजी, बॉटनी सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। प्लेलिस्ट में जाएं और आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज प्यारे दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के अनसॉल्व पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।